क्लास आपका एक नया लेक्चर लेकर आया हूं मैं। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के, हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइजैक न्यूटन ने मोशन के 3 नियम दिए थे, उसमें से थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे। 2 हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, आज हम थर्ड पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या कहता है थर्ड लॉ में, तो हमारे पास बेसिकली थर्ड लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगने के बाद जब किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही फोर्स लगाया उसका रिएक्शन फोर्स हमें मिलता है, वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे अगर मैं इसको प्रेस करूं, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, तो ये बोर्ड जो है मेरे हाथ के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में लगा है। मतलब ये कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। मान लो आपने फोर्स लगाया एफ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या रहेगा, मान लिया एफ बी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन जो इक्वल होगा। तो यहाँ एक डेफिनेशन आपको पढ़नी है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसमें ये कहा एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रिकॉइलिंग ऑफ गन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गन है और उस गन से जब बुलेट निकलती है, आगे की तरफ जब जाती है, एक्सेलरेट होकर निकलती है, तो ये गन थोड़ी सी पीछे की तरफ एक्सेलरेट करती है, बहुत ही स्मॉल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब यहां आगे की तरफ एक फोर्स लगा तो पीछे गन ने भी एक फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, तो एफ ए हमेशा एफ बी के बराबर होगा माइनस। लेकिन एक्सेलरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक्सेलरेशन में इसलिए चेंज आ जाता है क्योंकि जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स बाय मास। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम होगा, और मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बात समझ में आ गई? ये जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर कोई बहुत भारी चीज है और वो चलने की कोशिश करे, वजन की वजह से वो थोड़ा सा कम एक्सेलरेट कर पाएगी। अगर उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस में आप इसकी एक यूनिट भी पढ़ेंगे, m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये आगे वाली क्लास में, अभी नहीं है, तो अभी सिर्फ इसके बारे में पढ़े। तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, मास में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, तो वहां एक फोर्स नाम की डेफिनेशन क्रिएट होती है। वो फोर्स कौन सा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, और इसी तरीके से 1-2 एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, जब आप किसी ग्राउंड पे चलते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्शन फोर्स लगाते हैं, पीछे लगा दिया, पीछे की तरफ आप चलते हैं और आप आगे जाते हैं, फोर्स आप पीछे लगा रहे हैं, तो इसका रिएक्शन फोर्स और क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसको रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहा गया
किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होगा बट इन ऑपोजिटिंग डायरेक्शन, उसके एक्सेलरेशन में थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम आज पढ़ चुके हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर। क्लियर।